सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका दिशा कंपनी क्लास से आनंद क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे हिंदी विषय में। हिंदी में आपको बताया गया था विशेषण में आपको बताया गया कि समान रूप से वे समस्त पद जो संज्ञा की विशेषता बताएं या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे हम विशेषण कहते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और इसमें बताया गया उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के विषय में, और विशेष के बारे में बताया गया अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है, और विशेषता जो होती है वो स्वयं में विशेषता होती है और किसी न किसी विशेष की भी वो विशेषता बताती है। उसके बाद चर्चा हुई थी विशेषण के प्रकार के बारे में, तो बताया गया कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। इसमें पहला प्रकार बताया गया आपको गुणवाचक विशेषण, जिसमें क्वालिटी या गुण के आधार पर व्यक्ति या किसी वस्तु की विशेषता बताई जाती है। उसके बाद आपको बताया गया संख्यावाचक विशेषण, जिसमें आपको बताया गया कि जब विशेषता संख्या के आधार पर माप तो या फिर कह सकते हैं गणना के आधार पर बताई जाए तो वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे भैया नंबर तीसरा जो इसका प्रकार आया है वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की बात यह की जाती है कि जहां पर विशेषता माप तौल के आधार से बताई जाए, अर्थात जब विशेषता से माप तौल की जानकारी हमें प्राप्त होती है तो वहां पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। ध्यान रखना है आपको। इसके दो भेद बताए गए हैं, एक है निश्चित परिमाण बोधक और एक है अनिश्चित परिमाण बोधक। तो निश्चित हम सबसे पहले देखेंगे कि निश्चित में यह कहा गया है कि जहां पर एक पूर्णांक आ जाए, एक गुणांक आ जाए, जैसे लिखा हुआ है भैया 2 किलो सेब, 2 किलो सेब, इस पर जैसे लिखा है कि 4 लीटर दूध, हाँ 4 लीटर दूध। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो 2 किलो सेब है उसका जो परिमाण है, जो उसकी मात्रा है वो क्या है, वो निश्चित है, और जो 4 लीटर दूध है उसकी मात्रा क्या है, वो निश्चित है। तो जहां पर मात्रा निश्चित होती है वो हो गया निश्चित परिमाण बोधक, जैसे ये लिखा हुआ है। उसके बाद में इसमें आता है कि अनिश्चित परिमाण बोधक, अर्थात उनकी कुछ ना कुछ मात्रा अवश्य है परंतु उसे यहां पर बताया नहीं गया है। ऐसे लिखा हुआ है भैया कि टोकरी में कुछ सेब हैं, टोकरी में कुछ सेब हैं। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि टोकरी में कितने सेब हैं गणना नहीं करनी है, हमें उनकी इकाई पता करनी है, माप को पता करना है। तो अगर टोकरी में 1 किलो सेब है तो उसे हम तौलेंगे तो हमें मिलेगा कि 1 किलो सेब, परंतु इस वाक्य में यह नहीं स्पष्ट हो रहा है कि 1 किलो सेब है या बहुत विशाल का टोकरी उसमें बहुत सारे सेब हैं। तो यहाँ पर निश्चित नहीं हो रहा, इसलिए क्या हो गया, ये अनिश्चित परिमाण बोधक हो गया। उसकी वजह से इसमें कह सकते हैं कि बाल्टी में कुछ दूध है, बाल्टी में कुछ दूध है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बाल्टी है उसमें जो दूध है यदि उसको हम तौलेंगे या मापेंगे तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ लीटर में व्यक्त हो जाए, परंतु यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बाल्टी में कितना दूध है। तो यही भैया आपका हो गया अनिश्चित परिमाण बोधक। ये बिल्कुल स्पष्ट है तात्पर्य कि जहां पर पूर्णांक आ जाए वो हो गया निश्चित, जहां पे पूर्णांक ना हो, कुछ आए या इस प्रकार कोई भी शब्द आ जाए तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर अनिश्चित परिमाण बोधक है। एक समस्या ये आ जाती है, जैसे इसमें भी देखिए 2 लिखा हुआ है, इसमें भी 4 लिखा हुआ है, यही आपको बताया गया था संख्यावाचक में। तो बहुत कंफ्यूजन ये हो जाती है कि आखिर हम संख्यावाचक और जो परिमाणवाचक है इसमें अंतर हम किस प्रकार से करते हैं, ये भी हम देखेंगे। पहले आप लोग ये लिखेंगे जी। अब हम देखेंगे कि आखिर हम संख्यावाचक और परिमाणवाचक में भेद हम किस प्रकार से करें, देखेंगे। देखिए संख्या में यह बताया गया था कि सामान्य रूप से हमें गणना करनी है। जैसे श्याम ने कहा, श्याम ने 2 सेब खरीदे, ध्यान रखेंगे भैया, श्याम ने 2 सेब खरीदे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि श्याम ने जब 2 सेब खरीदे तो किस प्रकार से खरीदे, उसने गिनकर खरीदे हैं 1 2, इस प्रकार से उसने गिनकर सेब खरीदे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर गणना की बात हो रही, तो जब गणना है तो क्या होगा, तो हो जाएगा संख्या। अभी यहां कह दिया गया है राधा ने 4 किलो सेब खरीदे, ध्यान रखेंगे बहुत साधारण है ये, राधा ने 4 किलो सेब खरीदे। अब आपको ध्यान रखना है कि जब उसने 4 किलो सेब खरीदे हैं तो संख्या का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। अगर सेब बहुत बड़े बड़े अच्छे सेब हैं तो कम से कम चढ़ेंगे, अगर छोटे छोटे हैं तो ज्यादा चढ़ेंगे। तात्पर्य है कि जब यहाँ पर मापतौल की बात आ गई है तो अब संख्या से कोई अर्थ हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि अब जो 4 किलो सेब मिलेंगे वो हमें तौल के मिलेंगे और जो 2 सेब मिले हैं वो हमें गिन के मिले हैं। तो ऊपर गणना की बात हो रही है तो संख्यावाचक है, नीचे किसकी बात हो रही है,
नीचे हो रही है माप तौल की बात। तो जब माप तौल की बात होगी तो क्या होगा, इसमें परिमाण बोधक हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, जैसे लिखा हुआ है भैया, पिताजी ने 2 रस्सियां खरीदी। ध्यान रखेंगे, पिताजी ने 2 रस्सियां खरीदी। आगे जैसे लिखा हुआ है, मीरा ने 2 मीटर रस्सी खरीदी। हाँ, ध्यान रखेंगे, पहले लिखा हुआ है कि पिताजी ने 2 रस्सियां खरीदी। तो जब पिताजी ने 2 रस्सी खरीदी है तो लंबाई मीटर से कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने गिन के जो पहले से ही नाप की रस्सियां थी उनको 1-2 इस प्रकार से उन्होंने खरीद दिया। और जो मीरा ने 2 मीटर रस्सी खरीदी, इसका मतलब क्या है कि जो पैमाना है, जो मीटर है, उससे माप के इसे 2 मीटर रस्सी मिलेगी। तो ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर भैया हो रही है गणना। तो जब गणना होगी तो क्या होगा, संख्यावाचक। और जब माप तौल होगी तो क्या होगा, माप तौल में भैया होता है परिमाणवाचक। ध्यान रखेंगे, यह है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में मुख्य अंतर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये लिख लेंगे भैया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो विशेषण का अंतिम प्रकार बताया गया है वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में यह कहा जाता है कि जहां पर विशेषता सर्वनाम के माध्यम से बताई जाए, वहां पे कौन सा होता है भैया सार्वनामिक विशेषण। सबसे अंतिम में देखेंगे नंबर 4 पे कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। इसमें लिखेंगे जब विशेषता सार्वनामिक शब्द सार्वनामिक शब्द भैया कौन से होते हैं, वाचक शब्द। जैसे यह वह हो गया, कोई हो गया, कुछ हो गया, कब क्यों कहां, ये सब वाचक शब्द हो गए। जब विशेषता सार्वनामिक शब्द के माध्यम से बताई जाती है, के माध्यम से बताई जाती है, तो सार्वनामिक विशेषण होता है। तो सार्वनामिक विशेषण होता है, तो सार्वनामिक विशेषण होता है। ध्यान रखना है आपको, अर्थात सर्वनाम के माध्यम से विशेषता बताई जाएगी तो वहां पे सार्वनामिक विशेषण होता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक, उसके बाद में प्रश्नवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष जो 4 सर्वनाम बचे हैं, कौन कौन से भैया, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इन सबका अगर ये इनके सबके अगर वाचक शब्द आ जाएं तो आप आसानी से इसमें समझ जाएंगे कि ये सार्वनामिक विशेषण है। इसके 2 रूप बताए गए हैं। पहला भैया इसमें होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब सर्वनाम का रूप परिवर्तित नहीं होता है, सीधे सीधे सर्वनाम के उदाहरण लिख दिए जाएं। जैसे निश्चयवाचक में यह घर मेरा है, ये मेरे पिताजी हैं। अनिश्चयवाचक में दरवाजे पर कोई आया है। इस प्रकार से अगर आए तो आप समझ जाएंगे कि ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, या फिर जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। ये समझ लीजिए आप लोग कि प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम को छोड़ दें, बाकी जो शेष सर्वनाम बचे हैं, जो 4 सर्वनाम बचे हैं, यदि उनके उदाहरण आए तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद में जैसे लिखा हुआ है, अगला इसमें है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि सामान्यतः विशेषता तो सर्वनाम के माध्यम से ही बताई जाती है, परंतु इसमें उसका कुछ रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। कुछ रूप, सामान्य रूप क्या होगा इसमें परिवर्तित कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है कैसा घर चाहिए, क्या लिखा हुआ है, कैसा घर चाहिए। तो इस प्रकार से हो क्या रहा है, देखिए ये किसमें आ गया है, ये प्रश्नवाचक में आ गया है। ये वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक में है, परंतु घर की विशेषता क्या है, कैसा। तात्पर्य क्या है कि कैसा घर चाहिए,
उसी प्रकार से ये विशेषता प्रकट होगी। तो ये कौन सा होता है, ये है भैया यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ये सर्वनाम जो थे उनका समापन हो चुका है। इसके साथ साथ हम देखेंगे इसमें एक और अन्य बिंदु आता है, उसे कहा गया है भैया प्राविशेषण। लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी ध्यान दीजिए, इसमें अगला जो बिंदु आता है जिससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं उसे कहा गया है प्राविशेषण। हाँ ध्यान रखेंगे भैया, प्राविशेषण किसे कहते हैं, देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है प्राविशेषण। तो भैया ये कहा जाता है कि कुछ शब्द होते हैं वो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं। कुछ बिंदु इसमें लिखेंगे, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें प्राविशेषण कहा जाता है। प्राविशेषण कहा जाता है। प्रश्न पूछ लेते हैं, अधीनस्थ में आता है, वाक्य लिख देंगे और प्राविशेषण के नीचे एक रेखा खींच देंगे। प्रश्न आपसे पूछेंगे बताइए रेखांकित अंश कौन सा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं प्राविशेषण। जैसे लिखा हुआ है, सीता बहुत मधुर गाती है। जी क्या लिखा हुआ है कि सीता बहुत मधुर गाती है, तो इसमें जो क्रिया है वो गाना हो गई। गाने की विशेषता क्या है कि वो मधुर गाती है, और मधुर की भी विशेषता क्या है कि बहुत मधुर गाती है, अर्थात वो बहुत अच्छा गाती है। फिर जैसे लिखा हुआ है, श्याम अत्यंत सुंदर है। हाँ ध्यान रखेंगे, श्याम अत्यंत सुंदर है। अब ध्यान रखना है कि श्याम की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, और सुंदर की विशेषता क्या है कि वो अत्यंत सुंदर है, अर्थात श्याम बहुत सुंदर है। तो जैसे ये बहुत हो गए या अत्यंत हो गए या काफी हो गए, ज्यादा हो गए, ये जो शब्द होते हैं ये सब किसके हैं, ये सब प्राविशेषण वाले शब्द होते हैं। तो जब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा वर्णन किया जाए तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये है प्राविशेषण। अब हम लोग एक और इसमें बिंदु देखते हैं, विशेषण की अवस्थाएं। ये अवश्य पूछ ले जाती है, आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विशेषण की अवस्था ध्यान दीजिएगा। जी ध्यान देंगे, विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था, तो आपको ध्यान रखना है जो विशेषण है उसकी तीन अवस्थाएं हैं। जैसे आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं डिग्री, वही ये डिग्री ही है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो पहली अवस्था होती है उसे कहते हैं मूलावस्था। हाँ पहली कौन सी डिग्री है इसमें, इसे कहा गया है मूलावस्था। उसमें ध्यान रखेंगे जो दूसरी आती है यह है उत्तरावस्था। नंबर तीसरी जो है भैया यह है उत्तमावस्था। हाँ ये लिख देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये डिग्रियां लिखी हुई हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए इसकी जो तृतीय अवस्था है या द्वितीय अवस्था है वो क्या है। ध्यान रखेंगे, इसमें जैसे एक शब्द हमने लिखा है उच्च, तो ये क्या है, ये इसका मूल है, कह सकते हैं आधार है इसका। अब इसे जब उत्तरावस्था में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उच्चतर। इसे जब हम उत्तमावस्था में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उच्चतम। उसके बाद में इसी वजह से आ गया लघु। ये क्या है, ये इसकी मूल अवस्था है, और जब इसे हम द्वितीय में ले जाएंगे, उत्तर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लघुत्तर। और जब इसे हम उत्तमा में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लघुत्तम। माफ कीजिए, ये हो जाएगा लघुत्तम। तो विशेषण की अवस्थाएं हैं भैया बहुत सरल, परंतु पूछ भी जाती हैं। एक और इसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं कि जो शब्द होते हैं उनका आप विशेषण बताइए क्या होगा। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछ ले जाते हैं कि संज्ञा शब्दों के विशेषण बनाइए या सर्वनामिक शब्दों के विशेषण बनाइए। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान तरीके से हमें सीखना है कि जब हम विशेषण बनाते हैं तो उसमें हम कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं।
प्रत्यय जोड़ करके क्या कर सकते हैं, हम आसानी से विशेषण बना सकते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है गरीब, लिखा हुआ है। अब बताइए गरीब क्या है, गरीब संज्ञा है, गरीब संज्ञा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे और ये क्या बन जाएगा, ये विशेषण बन जाएगा। जैसे हमने क्या किया, इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया गरीबी। अब गरीबी क्या है, विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। उसके बाद जैसे लिखा हुआ है अंक, लिखा हुआ है, तो अंक क्या है, अंक एक मूल शब्द है। अब हमें क्या करना है कि इसे हमें विशेषण में बदल देना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, प्रत्यय जोड़ देंगे, तो ये क्या बन सकता है, ये जैसे हमने जोड़ा इसमें इक जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, आंकिक बन गया। या फिर इत जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अंकित बन जाएगा। इस प्रकार से करते क्या हम आसानी से प्रत्यय जोड़ करके ये विशेषण बना सकते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछ जाते हैं कि बताइए इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब विशेषण शब्द की बात होती है तो हमेशा उसमें प्रत्यय अवश्य लगा रहता है। ये इनकी पहचान होती है कि जिसमें भी विशेषण अगर पूछा जाएगा उसमें कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य लगा होगा। जैसे जब आप लोग पढ़ेंगे प्रत्येक टॉपिक के विषय में, तो जिसमें हम प्रत्यय लगाएंगे वो क्या होते हैं, वो सब विशेषण बनते जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे भैया, इसे आप लोग अवश्य लिख लेंगे। ये जो विशेषण का पाठ था ये आज समाप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिया के विषय में, देखेंगे अव्यय के विषय में, देखेंगे काल के विषय में, देखेंगे वचन के विषय में, देखेंगे, ये सब हम देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है भैया, ये इसको आप लोग लिखते अवश्य रहें और जो आपके मित्र हैं उनको आप लोग इसे शेयर करें, जो आपका स्टडी ग्रुप है उसमें आप इसे शेयर करें। धन्यवाद।